Hello, my dear friends. All of you are most welcome to the program Anmol Baatein. I am happy to see you again and also happy to announce that this is the 19th part of the program Anmol Baatein. This is just because of you, all of you. Because the topic of this episode is related to all the artists. At first, I would like to ask a question and you have to answer it in comment box. The question is, how much an artist should be paid? A fair payment, I mean to say. अब मैं हिंदी में बता देता हूँ कि यह 19वां भाग है अनमोल बातें कार्यक्रम का, और चूंकि ये कलाकारों से रिलेटेड है तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि कलाकारों को या किसी भी कलाकार को एक फेयर पेमेंट कितना मिलना चाहिए, उसे कितना पेमेंट मिलना चाहिए और क्यों? तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है. सो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. सबसे पहले तो मैं आर्टिस्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहूँगा. एक कलाकार जो है वो क्या है? तो सीधे साधे शब्दों में अगर हम कहें तो एक कलाकार वो अस्तित्व है जो संसार को, सृष्टि को ज़्यादा खूबसूरती प्रदान करता है. सृष्टि सुंदर तो है ही, मगर कलाकार अपनी कला से इस दुनिया को और भी ज़्यादा सुंदर बनाता है. चाहे वो कोई भी कला हो, नृत्य हो, गायन हो, चित्रकारी हो, बहुत सारी विधाएं हैं. माता सरस्वती का वरदान कहा जाता है कलाकारों को. कलाकारों पर माता सरस्वती का हाथ है, ऐसा कहा जाता है. तो ये जो विषय है आज का, वो मैंने इसलिए लिया है कि लोग सरस्वती की पूजा करने वालों को के साथ लक्ष्मी नहीं होती है, ऐसा प्रूव कर चुकी है ये दुनिया. और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे कलाकारों को कि ये एक गलत मान्यता है जिसे अब हम सब कलाकारों को मिलकर ही इसे सुधारना चाहिए. यानी कि जहाँ पर सरस्वती की कृपा हो वहाँ लक्ष्मी जी क्यों नहीं रह सकती? तो एक हमारे समाज में जो गलत धारणा है उसे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कलाकार इसलिए पीड़ित हैं बेचारे. तो बहुत सारे कलाकारों की पीड़ा, मन की पीड़ा मैंने देखी है. एक कलाकार अपनी कला के प्रति कितना समर्पित है, उसकी खातिर उसे क्या क्या करना पड़ता है, ये सिर्फ वही बता सकता है. कितने ही दुख झेलकर, कितनी ही तकलीफ़ों का सामना करके एक कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देता है, स्टेज परफॉर्मेंस. क्यों? पब्लिक को खुश करने के लिए, है ना. कलाकार आपको खुश करने के लिए ही तो आता है ना स्टेज पर. अपने डांस से, अपने गायन से, अलग अलग तरह की विधाओं से आपका मनोरंजन करता है ना. उसकी खातिर उसे कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना भोग देना पड़ता है, ये सिर्फ कलाकार ही जानता है. और ये बहुत ही
पीड़ाजनक बात है कि समाज में कलाकारों को उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं मिलता है। मतलब कि हमने उसका परफॉर्मेंस देख लिया, मज़ा कर लिया, आनंद कर लिया, फिर उसके बारे में और ज़्यादा हमें यानी कि समाज को उस पर और ज़्यादा ध्यान देने की किसी को ज़रूरत नहीं लगती है ना। एक बहुत ही गंभीर विषय है और कलाकार जो है ना वो इतने सीधे साधे होते हैं, क्योंकि सरस्वती की आराधना करने वाले होते हैं, नटराज की आराधना करने वाले होते हैं सच्चे कलाकार। ज़्यादातर कलाकार ऐसे होते हैं कि जो अपनी पेमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं, क्योंकि उनके मन में एक डेडिकेशन जो है वो इतना ज़्यादा घर कर गया है। डेडिकेशन जो है वो कलाकार के मन में इतना ज़्यादा घर कर गया है कि उन्हें ज़्यादा पेमेंट लेने का विचार भी नहीं आता है, या अपनी कला के अनुरूप अगर उससे पेमेंट नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ भी नहीं उठाता है, क्योंकि वो सरस्वती की आराधना समझता है, नटराज की आराधना समझता है, जो कि है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके लिए दुनिया में सब कुछ फ्री है। कलाकारों के लिए कुछ भी फ्री है क्या, या डिस्काउंट है क्या? कोई भी चीज़ में कलाकारों को कोई डिस्काउंट मिलता है क्या? कहीं पर भी नहीं। क्यों? जब उसे किसी तरह की कोई भी अलग सुविधा नहीं मिलती है तो उसका मतलब ये कि उसे एक आम इंसान की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। वो जीते भी हैं खुशी से, और एक आम इंसान के जीवन में जितने भी खर्च होते हैं वो सारे खर्च उनको करने पड़ते हैं। उसके सिवा उन्हें, मान लीजिए कोई नृत्यकार है, डांसर, अभी इसी वीडियो में एक कलाकार का मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, उसे भी आप ज़रूर देखना। उसने ये कहा है कि अगर मुझे एक फेयर पेमेंट नहीं मिलेगा तो मैं मेकअप का सामान जो है वो कहाँ से खरीदूंगी, ये कॉस्ट्यूम जो है वो मैं कैसे खरीदूंगी। बहुत सारे खर्चे होते हैं जो एक कलाकार को भी करने पड़ते हैं। एक आम जीवन से वो ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। तो वो अपनी कला को अगर डेवलप करना चाहता है, और भी ज़्यादा सुंदर बनाना चाहता है, और भी ज़्यादा अपनी आर्ट को आर्टिस्टिक बनाना चाहता है, तो उसके लिए उसको कितना समय लगाना पड़ता है, कितना दिमाग चलाना पड़ता है, और कितने दिन लगते हैं, कितना खर्चा होता है। कोई भी चीज़ कलाकार के मन में आई कि इस आर्ट को और डेवलप करने के लिए ये किया जा सकता है, लेकिन इसका एक खर्च इतना सारा है, तो उसकी गाड़ी वहीं पे अटक जाती है ना। इन फ्यूचर उसे अलग परफॉर्मेंस करना है, लास्ट टाइम जो किया था उससे कुछ ज़्यादा अच्छा करना है, तो वो कैसे करेगा? जब आटे दाल सब्जी से ही अगर वो ऊपर नहीं उठ पा रहा है, इन खर्चों को ही अगर वो नहीं कर पा रहा हो, तो अपनी आर्ट को वो कैसे डेवलप करेगा, है ना। इन सारे पॉइंट्स में शुरुआत हम रफ़ी साहब और लता जी से करते हैं। तो ये पॉइंट है कि एक आर्टिस्ट, सिंगर, जैसे रफ़ी साहब हैं, लता जी हैं, वो जब गाते थे तो गाने के बाद उनको गीत के लिए सिर्फ 1 टाइम पेमेंट मिलता था, जो कि अनफेयर है, एक आर्टिस्ट के लिए अनफेयर है। क्योंकि रफ़ी साहब ने एक गीत गाया
अब उसकी कितनी सारी रिकॉर्ड्स बनेगी, कितने सारे लोग यानी कि म्यूज़िक कंपनीज कितना कमाएगी, कितने सालों तक कमाएगी। तो उसके बदले में रफ़ी साहब को सिर्फ अगर एक बार पेमेंट दे दिया तो क्या बात हो गई ख़त्म। ये लता जी को मंजूर नहीं था। लता जी ने कहा आज का दिन तो चलो अच्छा है, ज़िंदगी में आने वाले दिनों में क्या होगा कौन जानता है। बहुत सारे कलाकार अपने आखिरी दिनों में आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो गए, क्योंकि उन्हें रॉयल्टी नहीं मिली। उन्हें वन टाइम पेमेंट मिल गया और उसके बाद जो म्यूज़िक कंपनीज थी या जो भी, वो कमाते रहे उनकी आर्ट से। मगर जो आर्टिस्ट है जिसने मेहनत की है उसे सिर्फ वन टाइम पेमेंट देके हटा दिया गया। तो बहुत सारे आर्टिस्ट बेचारे बर्बाद हो गए अपने आखिरी दिनों में। तो ऐसा ना हो इसके लिए लता जी ने आवाज़ उठाई और कहा कि हमें तो ये पेमेंट चाहिए भी, रॉयल्टी चाहिए। कल को क्या पता कोई ज़िंदगी में बुरे दिन अगर आ गए तो रॉयल्टी अगर मिलती रहेगी तो हमारा घर तो चलता रहेगा ना। और इस वजह से रफ़ी साहब और लता जी में ये बहुत ही डिस्कशन हुआ था और 3 साल तक दोनों ने साथ में गाना भी बंद कर दिया था। लता जी अपनी ज़िद पर अड़ी रही कि रॉयल्टी तो मैं लेके रहूँगी, क्योंकि क्या पता कल जीवन में कैसे दिन आए। आज सब कुछ अच्छा है लेकिन एक सा दिन सबकी ज़िंदगी में नहीं रहता है। कल अगर बुरे दिन आ गए तो क्या होगा। और आखिरकार 3 साल बाद जब उन्हें रॉयल्टी मिलनी शुरू हो गई फिर दोनों ने साथ में गाया। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर आर्टिस्ट मैं ऐसा मानता हूँ कि कमर्शियल नहीं होते हैं दिमाग से। मैं खुद नहीं हूँ उतना ज़्यादा, अभी थोड़ी मेरी नींद उड़ी है तो मैं थोड़ा समझता हूँ। लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट कमर्शियल नहीं होते हैं और उन्हें ज़्यादा पैसों के लेन देन का पता नहीं होता है, समझ नहीं होती है, और उसे जो भी मिलता है ना वो खुश होकर लेके चला जाता है। ऐसा मैंने कई प्रोग्राम में देखा है। आर्टिस्ट को खुद पेमेंट कम मिल रही है, उसे आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसा तो उनके दिमाग में आता ही नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को अपनी वैल्यू ऑफ लेबर जो कहते हैं ना, अपनी मेहनत का मूल्य उसे खुद आंकना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसे पता होता है कि वो अपने काम के लिए कितना डेडिकेटेड है, उसकी खातिर वो क्या क्या सह रहा है, कैसी कैसी तकलीफ़ें सह कर वो अपनी आर्ट वो डेवलप कर रहा है। वो सिर्फ एक कलाकार खुद ही जान सकता है। तो हर एक कलाकार को वैल्यू ऑफ लेबर जो मैंने कहा कि अपनी मेहनत के हिसाब से अपने मूल्य को आंकना चाहिए कि भाई मेरे तो इतने पैसे होते हैं, आपको अगर देना हो तो दो, नहीं तो छोड़ो। इतने पैसे अगर आप देते हो तो मैं काम करूँगा, वरना नहीं करूँगा। आपको पता है किशोर दा जो है ना, किशोर कुमार जी, वो हमेशा एडवांस पेमेंट आ जाने के बाद गीत गाने जाते थे। आपको अगर नहीं पता हो तो उनके बायोग्राफी में देखना, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल थे। पैसे मिलेंगे तभी मैं गाऊंगा, भले इतने एक्सप्रेशन के साथ, इतना अच्छा डेडिकेशन है उनका। मगर कमर्शियल माइंड था और ये हर एक कलाकार को समझना चाहिए। कमर्शियल माइंड रखना एक कलाकार के लिए प्रायोरिटी होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। मुफ्त में काम नहीं करने का। मुफ्त मतलब कि
अपनी कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह से कोई परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए। अपनी आर्ट को, अपनी वैल्यू को टॉप लेवल पर रखना वो कलाकार की खुद की काबिलियत पर है। वो चाहे तो अपनी कीमत जितनी चाहे उतनी वो बना सकता है। ठीक है। एक बात मैं सारे कलाकारों से भी कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कला के प्रति आपको डेडिकेटेड होना चाहिए, पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, यानी कि अपने आर्ट का खूब रियाज करना चाहिए। ठीक है। आर्टिस्ट को सबको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सबसे पहले अपनी आर्ट को डेवलप कीजिए। जो नहीं आता है उसे सीखिए, जो आता है उसे बार बार रिपीट करके पॉलिश कीजिए। कुछ लोग आर्टिस्ट ऐसे भी हैं कि जो नया सीखना पसंद नहीं करते हैं, बहुत बड़ी गलती है। और जिसे थोड़ा बहुत भी आता है उसे वो रिपीट नहीं करता है। रिपीट न करना यानी कि रियाज न करना सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है एक कलाकार की। इस वजह से वो फेल हो सकता है। हो सकता है कि आपके रियाज में अगर दम नहीं है, आप एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो, तो ऐसे आर्टिस्ट के लिए मैं ये सब बातें नहीं कर रहा हूँ। उनको आप पेमेंट मत दीजिए तो भी चलेगा। ठीक है। लेकिन जो सच में डेडिकेटेड हैं, जो सच में अपने आर्ट को हर रोज़ डेवलप करते हैं, रियाज करते हैं और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे समाज को कुछ अच्छा देना है, पहले से अच्छा देना है, लास्ट परफॉर्मेंस से नेक्स्ट परफॉर्मेंस मेरा एकदम दी बेस्ट होना चाहिए और भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ऐसे कलाकारों के बारे में मैं कह रहा हूँ कि उनके प्रति ऑडियंस का रवैया थोड़ा और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है। जो आपके लिए बहुत सारे संघर्ष का सामना करके अपने आर्ट को डेवलप करके प्रेजेंटेशन करता है, ऐसे आर्टिस्ट के प्रति ऑडियंस को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। ऐसे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कला तो भाई प्रकृति की देन है, आवाज़ है मान लीजिए या सुंदरता है, तो ये सब तो प्राकृतिक होता है, तो इसमें स्पेशल क्या है? तो बहुत कुछ स्पेशल होता है, वो गॉड गिफ्ट होता है। मान लिया कलाकारों को आवाज़ अच्छी हो या फिर किसी का डांसर का शरीर सुंदर हो, सुंदरता हो, ये भले गॉड गिफ्ट हो, लेकिन उसको पॉलिश तो करना पड़ता है, उसको मेंटेन तो करना पड़ता है, मैनेज तो करना पड़ता है। वो कलाकार करता है ना। अगर कोई सुंदर स्त्री है, बहुत ही अपनी सुंदरता के कारण, अपने डांस के कारण फेमस है, अगर वो आर्थिक रूप से अगर वो अपनी कला को संभाल नहीं पाती है, तो क्या होगा कि मेकअप वो कैसे करेगी, ड्रेसअप और भी ज़्यादा उसे अच्छा करना हो तो वो कैसे करेगी। ठीक है। मतलब उसके दिमाग में अपनी तरफ से अगर कुछ डेवलप करने की इच्छा हो तो वो क्या करेगा। ये सारी बातें वहीं पे कट ऑफ हो जाएंगी ना। तो इन सब कलाकारों के बारे में ये विषय आज मेरा है। ऐसे लोगों के बारे में नहीं है कि जो एक कलाकार ही नहीं है, मतलब कि जो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे मोर नेचुरली सुंदर है, उसके पंख नेचुरली सुंदर है। ठीक। तो वो नेचर है, वो प्रकृति है, उसे पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। वो एक अलग बात हो गई। कला, मोर की कला अलग है। ये उदाहरण मैंने दिया है आपको समझाने के लिए
उसे कोई सोसाइटी में नहीं रहना है, उसे सोसाइटी के खर्चे नहीं निकालने हैं, बिल्स नहीं भरने हैं उसे। वो नेचुरली सुंदर, वो अलग है, ठीक है, वो गॉड गिफ्ट सुंदरता, वो चीज़ अलग है। उसे कोई बिल्स पेमेंट नहीं करना है, कोई सामाजिक कोई खर्चा नहीं उठाना है। लेकिन ये जो स्टेज आर्टिस्ट हैं सब, वो एक इंसान के जीवन में जितने भी खर्चे होते हैं वो सब निकालने के बाद ये करता है, उसके साथ साथ ये करता है, तो उसके लिए ये डबल बड़ी प्रॉब्लम होती है। या तो वो कला को छोड़ दे कि चलो भाई ये सब खर्चा अब नहीं होता है, छोड़ दो, ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि एक लिमिट आ जाती है। तो उसके बाद आखिरकार हार कर कोई छोड़ भी दे, पॉसिबल है। तो उसे अगर अपने आप को जीवंत रखना है, समाज में उसकी कला को प्रदर्शित करते रहना है, तो सारे खर्चों को उसे उठाकर आगे बढ़ना है। कलाकार तो कितनी अलग अलग तरह के होते हैं। अभी एक बार मैंने देखा था रास्ते पर ही, वो काफ़ी हमने पुरानी फिल्मों में भी देखा है कि ऐसे एक रस्सी लगाकर उसके ऊपर वो लड़कियां चलती हैं रस्सी पर। तो उसे देख रहा था मैं, और एक छोटी सी बच्ची आई, उसको मैंने पैसे दिए। तभी मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये आर्ट है, और ये इसकी खातिर ये कितनी मेहनत करते होंगे। छोटे छोटे बच्चे जो उनके साथ थे, वो लोग सबके पास पैसे लेने जाते थे, कोई दे तो भी ठीक, कोई न दे तो भी ठीक। ये कोई भीख देने वाली बात नहीं है, वो उसके प्रति कितने समर्पित होंगे, तभी तो वो रस्सी पर चलते हैं। अगर हम एक बार कोशिश करें तो हमारे हड्डियां टूट जाएंगी, है ना। तो भले ही वो एक सामान्य बात लगे देखने में, लेकिन रस्सी पर जो चलते हैं वो भी कितने डेडिकेटेड होंगे, कितनी प्रैक्टिस करते होंगे, कितने दिनों तक, कितने सालों तक प्रैक्टिस करते होंगे, है ना। और उतने दिनों उसको खाना भी तो है ना, पेट भी तो भरना है, अपना भी और बच्चों का भी। तो उस जगह पर अगर हम ऐसे आर्टिस्ट को, जो कि हमारी संस्कृति का एक भाग है, अभी मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में कितने बड़े बड़े कलाकार भी हैं और छोटे छोटे कलाकार भी हैं। तो छोटे छोटे कलाकारों को हम नेगलेक्ट क्यों करें, अवॉइड क्यों करें? वो भी तो हमारी संस्कृति का एक भाग है ना, बराबर। तो उनके प्रति भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये एक पॉइंट बहुत ज़रूरी मुझे लगा। अभी 15-20 दिन पहले ये मैंने ऐसा देखा था, तो तब से मैं सोच रहा था कि मैं इसके बारे में कभी ना कभी अपने वीडियो में उल्लेख करूंगा। कलाकार जो है ना, वो एथिक्स वाले होते हैं। उनको अपनी नैतिक मूल्य बहुत प्यारे होते हैं, और अपने उसूलों से वो जीते हैं, उसूलों के साथ वो जीते हैं। चाहे वो जीवन में पैसे कमाए या ना कमाए, लेकिन अपने उसूल नहीं छोड़ते हैं। जो सच्चे कलाकार जितने भी हैं, जैसे कि मैं लता जी की बात करता हूँ, इतनी महान गायिका हैं, लेकिन जब भी वो स्टेज परफॉर्मेंस करती है, जब भी वो रिकॉर्डिंग करती है ना, तो लता जी सरस्वती की आराधना कर रही हैं, इसलिए वो बैरफुट रहती हैं, यानी कि चप्पल नहीं पहनती है। बिना चप्पल पहने वो स्टेज पर जाती है या रिकॉर्ड करती हैं सॉन्ग्स। तो एक कलाकार अपने एथिक्स के कारण भी बहुत महान है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो ऑडियंस को इन सब बातों को बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कलाकार को लोग समझें, ठीक है। सिर्फ पैसे देकर आप छूट गए ऐसा भी नहीं है।
उनके मन में कितनी महानता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जिन्हें मैं बहुत मानता हूँ, शायद वो मेरे से छोटी होंगी, पलक मुछाल जी। बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी हैं उन्होंने गाए हैं, और आर्टिस्ट तो है ही बेस्ट। लेकिन उनका एक वीडियो मैं इसमें अटैच करूंगा साथ में, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। पलक मुछाल जी जो है वो गीत गाने के साथ साथ गीत से जो पैसे आते हैं ना उनके स्टेज परफॉर्मेंस से, उनसे वो छोटे छोटे बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाती है फ्री में। तो सोचिए वो कितनी महान है, वो औरत, वो स्त्री कितनी महान है। वो सिर्फ एक कलाकार है ऐसा नहीं है, हमें जनरली ऐसा पता हो कि ये एक सिंगर हैं क्योंकि उनके गीत हम सुनते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी एक महान स्त्री है। ये बात मैं सबको बताना चाहता था, तो मैंने इसका वीडियो भी अभी सेव करके रखा हुआ है कितने दिनों से अपने पास, और मैं बहुत सारे लोगों को शेयर करता हूँ कि हो सके तो आप भी अपनी आर्ट से, अपने कला से किसी न किसी की मदद कीजिए। आज नहीं तो कल, आज आपके बुरे दिन हैं तो कल आपके दिन अच्छे होंगे। एक से दिन किसी की ज़िंदगी में नहीं रहता है, ठीक है। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आए, आप इतने काबिल हो जाएं कि आप किसी की मदद कर सकें तो ज़रूर कीजिए। पलक मुछाल जी का ये वीडियो मैं इसीलिए इसमें अटैच करूँगा। खास आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ऑडियंस को, कि कलाकारों को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी इज्जत मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो मिलती है, भगवान की मेहरबानी है मुझे तो बहुत ज़्यादा इज्जत मिली है। शायद मैं उतना डिज़र्व भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अपनी ऑडियंस से। मेरे प्रोग्राम में आखिरी तक गीत लोग सुनते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि प्रोग्राम ख़त्म होने तक कोई ऑडियंस कम नहीं होती है। मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये है, और इसके पीछे मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ। वो मैं ही समझता हूँ कि मैंने कितनी सारी तकलीफ़ों को झेला है, कितनी जगह पर मैंने अपमान भी झेला है, और मुझे पता है कि जब मैंने जो सोचा है वो हो जाएगा ना, बस तब तक का मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे तो सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। रफ़ी साहब, लता जी के बारे में मैंने बता दिया आपको, पलक मुछाल जी के बारे में बता दिया। हाँ, भरतनाट्यम आर्टिस्ट जो है नित्या जी, उनका वीडियो भी मैं इसमें अटैच कर दूंगा, आप उस वीडियो को भी देखना। कि जो एक फेयर पेमेंट के बारे में कह रही है कि वो जो स्टेज परफॉर्मेंस करती हैं ना, तो जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनको बहुत बड़ा पेमेंट मिलता है, लेकिन आर्टिस्ट्स को बहुत कम पेमेंट मिलता है, जो कि फेयर नहीं है, ठीक है। किशोर दा के बारे में बता दिया है, वैल्यू ऑफ लेबर बता दिया। लगभग सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। अब कलाकार के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। कलाकारों को एक पॉइंट रह गया था, वन टाइम पेमेंट और रेगुलर पेमेंट। अच्छा, वो भी मैंने बता दिया। रफ़ी साहब का जो मैंने उदाहरण दिया ना, लता जी, तो उसमें भी ये था कि वन टाइम पेमेंट, एक सिर्फ एक बार जो पेमेंट दिया जाता है आर्टिस्ट को। जैसे कि मैंने कोई स्टेज परफॉर्मेंस किया तो उसमें मुझे एक बार ही पेमेंट मिलेगा, वो ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं सॉन्ग्स रिकॉर्ड करता हूँ और वो रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा बिकती हैं, सालों तक बिकती हैं, तो वहाँ पे रॉयल्टी आ जाती है, ठीक है। फिर किशोर दा के बारे में भी बता दिया मैंने। मोस्टली सारे पॉइंट्स आ गए। अभी आर्टिस्ट को मैं कुछ कहना चाहूँगा, जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्हें भी अपनी आर्ट के बारे में क्या क्या जानना सीखना ज़रूरी है, यह भी मैं बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट की मैं कोई फेवर कर रहा हूँ,
ठीक है। आर्टिस्ट की फेवर तो मैं ज़रूर करूँगा, जो मैंने उनकी तकलीफ़ें देखी हैं उस कारण से, कि आने वाले समय में आर्टिस्ट का जीवन कहीं ख़राब ना हो जाए, इसके लिए, ठीक है। और वो अपनी आर्ट को खुद अपने पैसों से डेवलप कर सके, इसलिए। लेकिन आर्टिस्ट को भी कुछ बातें समझनी ज़रूरी है। उसमें क्या है कि पहले तो अपनी आर्ट को उसे इस काबिल बनाना चाहिए कि वो जो पेमेंट चाहते हैं उतना पेमेंट, भले ही वो कहें कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए एक परफॉर्मेंस के, लेकिन 10,000 के हिसाब से उनकी आर्ट होनी चाहिए। उसका डेडिकेशन इतना होना चाहिए कि उसके हिसाब से वो पैसे मांग सके। ये आर्टिस्ट को समझना है। मैं हर एक को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अगर एकदम बकवास भी गा रहा है तो उसको भी आप बहुत सारा पैसा दे दो, ऐसी कोई मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, अनफेयर फेवर नहीं कर रहा हूँ, करूँगा कभी भी, ठीक है। फिर अगर आर्टिस्ट ने अपनी आर्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया, डेवलप किया, तो उस हिसाब से वो अपनी प्राइस बता सकता है, अपनी आर्ट की प्राइस, कि भाई मेरी तो ये वैल्यू है, अगर आपको एक कार्यक्रम के 10,000 देने हो तो दो, वरना मुझे नहीं गाना, या जो भी हो, मतलब जो भी आर्ट हो, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। गाना ही देख लेते हैं, मान लीजिए कि स्टेज आर्टिस्ट हैं, फिल्मी सॉन्ग्स गाते हैं या इस तरह से, तो उसमें काफ़ी लोगों को सिर्फ 1,000-2,000 रुपये मिलते हैं। सोचिए ये कितना गलत है। अगर वो आर्टिस्ट अच्छा आर्टिस्ट है तो ये अनफेयर है। भले ही अगर कोई बेसुरा है कि जिसे खुद गाना ही नहीं आता है ठीक से, गलत सुरों में गाते रहता है, म्यूज़िक के कोई नॉलेज नहीं है, ताल के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसा हो तो वो अलग बात है। लेकिन जो सच में अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको एक फेयर पेमेंट मिलना ज़रूरी है। मतलब 1,000-2,000 रुपये में जो बेचारे रात के 4-4, 5-5 घंटे तक गाते रहते हैं, मैंने ऐसे बहुत आर्टिस्ट देखे हैं, और मुझे कभी कभी दया आ जाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आर्टिस्ट को इतना कम पेमेंट लेके इतना ज़्यादा गीत गवाते रहते हो, बराबर, अगर वो बेसुरा है या ऐसा है तो उसको बुलाओ ही मत ना। लेकिन देना है तो एक अच्छा आर्टिस्ट बुलाओ और उसे एक फेयर पेमेंट दो, तभी वो आपका शो भी अच्छा होगा है ना। ये आपकी मर्जी की बात है, सिर्फ जो पॉइंट्स मुझे बताने ज़रूरी लग रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है, हाँ, नथिंग रॉन्ग टू बी अ प्रोफेशनल एंड अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। इसमें ऐसा है कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट होने में, यानी कि अपनी आर्ट के हिसाब से पेमेंट लेने में और बिना संकोच पेमेंट के बारे में बोल देने में, कभी भी आर्टिस्ट को शर्म नहीं करनी चाहिए। मेरे ही एक वीडियो में आप देख लेना, मैंने सामने बोल दिया कि भाई मेरे फिल्मी सॉन्ग के ये पेमेंट होता है तो मैं उतना पेमेंट लूँगा, तभी मैं काम करूँगा, क्योंकि उतना मैं डेडिकेटेड हूँ अपनी आर्ट के प्रति, तो मुझे वो बोलने का अधिकार है। जिससे वो परवरता है वो मुझे बुलाएगा, जिससे नहीं परवरता है वो नहीं बुलाएगा, सीधी सी बात, ठीक है। अगर मेरी आर्ट में दम होगा तो मैं एक पेमेंट कह सकता हूँ कि मुझे इतने पैसे चाहिए। अगर मेरी आर्ट में दम नहीं है तो फिर जो भी मिले मुझे लेके चले जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आर्टिस्ट को बता रहा हूँ। रॉयल्टी के बारे में बता दिया। और एक बहुत ही दुखद बात है कि जो लोग आर्टिस्ट लोग बेचारे पैसे मांगने में भी शर्म करते हैं, कितनों को तो पेमेंट ही नहीं मिलता है, ये हकीकत है। लता जी ने भी एक बार कहा था, उनका पहला गाना आएगा आने वाला, उसका पेमेंट उनको मिला ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उनको पैसे नहीं दिए हैं, लता जी को पेमेंट नहीं मिला है हम लोग तो क्या हैं, ठीक है। और जैसे हम लोगों ने देखा लॉकडाउन में, जो आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट बेचारे मैं इसलिए कहूँगा कि मुझे उनके बारे में बहुत मन में दुख है कि जिनके पास बेचारे पैसे नहीं थे उनके पास,
तो लॉकडाउन के टाइम में जिनका घर ही स्टेज परफॉर्मेंस करके चलता था, ठीक है, तो वो अपने कम पेमेंट के कारण कुछ भी ज़िंदगी में बचा नहीं पाए, ठीक है। तो लॉकडाउन का जो समय था उस समय में वो ख़त्म हो गए। कितने सारे आर्टिस्ट ने आत्महत्या कर ली है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। एक तो मेरे फेसबुक फ्रेंड, बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, उन्होंने बेचारे ने आत्महत्या कर ली थी। तो अगर आर्टिस्ट अपने पेमेंट के प्रति अलर्ट नहीं होता है, उसके प्रति आवाज़ नहीं उठाता है, तो हो सकता है कि ऐसे किसी ख़राब सिचुएशन में इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि कोरोना के टाइम में हुआ था, तो वो खुद भीख मांगने लगेगा, बराबर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे समय में आर्टिस्ट अपने आप को सरवाइव न कर सके और उसको आत्महत्या जैसा रास्ता अपनाना पड़े, ठीक है। मैं भी लॉकडाउन के टाइम में खाली हो गया था। ये मैंने सबको बताया नहीं है, लेकिन पर्सनल बात है। लेकिन आर्टिस्ट को मैं बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये बताया कि मैं खुद लॉकडाउन के टाइम में एकदम ख़त्म हो गया था, ठीक है। बहुत बुरे दिन मैंने देखे, लेकिन आने वाले समय में ऐसा ना हो, इसके प्रति हमें अलर्ट हो जाना है, ठीक है। तो अपनी कला के प्रति समर्पित रहिए, उसे डेवलप कीजिए, बहुत ही बेस्ट बनाइए कि ऑडियंस आपको ढूंढे कि भाई मुझे तो यही कलाकार चाहिए अपने प्रोग्राम में, ये होना चाहिए। अगर ये हो गया तो आपका सिक्का चलेगा, ठीक है। और आपका सिक्का चलेगा तो आपके जीवन में तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएगी और अपनी आर्ट को आप और भी ज़्यादा डेवलप कर सकोगे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, ठीक है। और अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे और अगर आप ऐसे ही प्रोग्राम कर करके खाली आपको प्रशंसा मिल रही है और आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, मत कीजिए। अगर लोग सिर्फ तारीफ कर रहे हैं आपकी और आपको कुछ ज़्यादा पेमेंट नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये समय जो बर्बाद हो रहा है वो भविष्य में आपको ख़त्म कर देगा। जब आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं होंगे तो आपको सबके पास मांगना पड़ेगा, भाई कोई मेरी मदद करो। और कौन करेगा मदद? जो भी मदद करने आएगा वो अपना फ़ायदा देख कर आएगा। अपने फ़ायदे के सिवा कोई किसी की मदद नहीं करता है दुनिया में, ठीक है। हम लोग आर्टिस्ट जो है वो बहुत भोले होते हैं, तो ये सारी बातें समझते नहीं हैं। अगर कोई हमें थोड़ा सा ही प्यार से देख लेना तो हम तुरंत भावुक हो जाते हैं और उसको भगवान समझने लगते हैं कि ओहो ये तो बहुत मेरा इतनी केयर कर रहा है ना, या कर रही है, जो भी हो। फिर एक आखिरी पॉइंट है, मैं ज़रा देख लेता हूँ मैंने कहा है या नहीं। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन आर्टिस्ट शुड नॉट बी अ कॉपी कैट बट लाखों में एक। ये पॉइंट मेरा अपना अनुभव है और मैं किसी आर्टिस्ट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। कॉपी कैट कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग मिमिक्री करते हैं वो कुछ गलत है, ऐसा नहीं है। वो भी उनकी आर्ट है, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन कॉपी कैट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि मैं एक सिंगर हूँ, बराबर, और मैंने अपने जीवन में ऐसे सिंगर देखे हैं बहुत सारे कि जो एक ढांचे में ढल जाते हैं। रफ़ी साहब हैं तो रफ़ी साहब हैं, मुकेश जी हैं तो मुकेश जी हैं, लता जी हैं तो लता जी हैं। उनके ढांचे में ढल जाते हैं और लतामय हो जाते हैं। समझ लीजिए कि लता जी में खो जाते हैं। स्त्रियां जैसे कि जो फीमेल सिंगर्स हैं, उनके बारे में लता जी ने भी एक बार कहा था कि मैं सुनती हूँ बहुत सारे, लता जी ने ऐसा कहा था कि मैं सुनती हूँ बहुत सारे फीमेल सिंगर्स को जो हूबहू मेरी आवाज़ निकालकर मेरी कॉपी करती है। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको अपनी आवाज़ में और अपनी स्टाइल में गाना चाहिए, और ये मैं खुद अनुभव करता हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, भले उनकी आर्ट हो या वो शायद आर्ट समझ के करते होंगे। जैसे सलमा आगा जी की आवाज़ है तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उनकी आवाज़ की कॉपी करके
प्रेजेंट करते हैं, भले वो उनकी आर्ट है, मगर वो दोनों बातें कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो उनकी कॉपी उनको नहीं करनी चाहिए, ये भी उनकी आर्ट है, वो कर सकते हैं तो करें, उनको भी तारीफ मिलनी चाहिए। मगर एक रूप उनका ये होना चाहिए कि उनकी खुद की आवाज़ क्या है, उनको अपने आवाज़ में भी उस गीत को गाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, कॉपीकैट का मतलब किसी का अपमान करना नहीं है। मैं किसी आर्टिस्ट की कभी भी मैं अपमान नहीं करता हूँ। मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ आर्टिस्ट का, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितनी मेहनत करके वो अपना काम चलाते हैं। ठीक है, तो लता जी ने जो कहा था कि आप अपनी आवाज़ में भी बहुत ही अच्छी तरह से मेरे गीत को गा सकते हैं, ये बात मैं तो पहले से ऐसा करता हूँ, लेकिन जब से मैंने वो वीडियो देखा लता जी का, तब से मैं इस बात को स्ट्रॉन्ग हो गया कि ये बात बिल्कुल ठीक है। आप मेरे गीत सुनना, रफ़ी साहब का गीत है या किशोर दा का गीत है या मुकेश जी का गीत है, कोई भी आर्टिस्ट मेरे सॉन्ग में आपको याद नहीं आएगा। रफ़ी साहब का गीत मैं गाऊंगा तो आपको एक पल के लिए भी रफ़ी साहब याद नहीं आएंगे, किशोर कुमार जी याद नहीं आएंगे, मुकेश जी याद नहीं आएंगे, आपको सिर्फ विपुल दोषी दिखाई देगा, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। मेरे सॉन्ग आप सुनिए, मेरे सॉन्ग आप सुनिए ध्यान से। आपको कहीं पर भी रफ़ी साहब, किशोर दा, लता जी के गीत भी मैं गाता हूँ अपनी आवाज़ में। मैंने कभी कोशिश नहीं की, फीमेल के सॉन्ग भी लोग गाते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, तो कुछ भी मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। लेकिन जो भी सॉन्ग आप गाते हैं, किशोर दा का सॉन्ग है तो बिल्कुल हूबहू उनकी कॉपी करके कि उसमें आपका अस्तित्व खो जाए, इसका क्या मतलब है? भले ही आप गाइए, वो भी सबको बताइए कि मुझे किशोर दा की आवाज़ में भी गाना आता है, टैलेंट है वो, लेकिन अपनी एक पर्सनालिटी भी है आपकी, उसे भी सुनाइए। ठीक है, मेरे गीत आप जितने भी किशोर दा के हैं आप सुनना, रफ़ी साहब के हैं, थोड़ी देर के लिए भी आपको वो ओरिजिनल सिंगर याद नहीं आएगा, ये मेरी चैलेंज है, देख लेना। तो भले ही आप उनकी स्टाइल में गाइए, अभी हम लोगों की आदत हो चुकी है, उसमें आपकी गलती नहीं है। कभी कभी तो मेरे लिए रफ़ी साहब को दिमाग से निकालना मुश्किल हो जाता है, इतना मैं रफ़ी साहब के पीछे पागल था इतने मैंने उनके गीत सुने हैं, लता जी के, रफ़ी साहब के, किशोर दा के, तो दिमाग में वो आ ही जाते हैं। उसमें मैं ऐसा नहीं कहता कि वो सिंगर की गलती है कि वो उसकी कॉपी कर रहा है, ऐसा नहीं है, नेचुरली वो आ जाता है। लेकिन जब भी वो उनकी स्टाइल आ जाती है तो उसे कोशिश कीजिए चेंज करने की। आपके अंदर भी एक स्टाइल है, आपके अंदर भी एक अपनी प्रतिभा है, उसको निकालिए, अपनी प्रतिभा को निकालिए, उसे प्रेजेंट कीजिए ऑडियंस को। तो भले ही रफ़ी साहब का गीत है, लेकिन आप मेरी आवाज़ में, मेरी स्टाइल में सुनिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जगजीत सिंह जी, उन्होंने भी दूसरे फिल्मी कलाकारों के गीत गाए हैं, आप देखना उनके वीडियो मिल जाएंगे कहीं पे। लेकिन जगजीत सिंह जी बिल्कुल अपनी स्टाइल में गा रहे हैं, अपनी आवाज़ में गा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी फीमेल सिंगर को मैंने सुना था, वो शायद साउथ की हैं, ऐसा मुझे उनके आउटलुक से लगा, और उन्होंने किशोर दा का गीत गाया इतना अच्छा। अगर वो वीडियो मिला तो मैं कभी आपको वो वीडियो किसी न किसी अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। उन्होंने किशोर दा का गीत गाया, भले ही 2-4 लाइनें गाई, लेकिन इतना अच्छा गाया, और अपनी स्टाइल में, अपनी आवाज़ में, ज़रा सा भी किसी की कॉपी नहीं। इसी तरह से उषा उत्थुप जी ने लता जी के गीत भी गाए हैं, पता है? उनका ये गीत सुनना, अजीब दास्तां है, ये कितनी अच्छी तरह से अपनी स्टाइल में गाया है, लता जी के सामने गाया है। लता जी ऑडियंस में बैठी हुई है और उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में गाया है। तो अपने आर्ट को इतना डेवलप कीजिए, मेरे कहने का ये मतलब है कि पहले अपने आप को काबिल बनाइए कि आप उतने पैसे लेने के हकदार है कि नहीं।
अगर आप हकदार नहीं हैं, यानी आपके आर्ट में ही दम नहीं है, तो बेकार का हो हल्ला करने से कुछ भी नहीं होगा। ऐसा करना भी नहीं है, और ऐसे लोगों को मैं कोई सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन अपने आर्ट के प्रति जो डेडिकेटेड हैं, उनके प्रति मैं हमेशा सपोर्टिव रहूँगा। अभी आज के लिए मैं ये एपिसोड ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि ज़रूरी सारी बातें मैंने कह दी हैं। तो अब इसके बाद अब देखते हैं कब समय मिलता है। आज तो मुझे बरसात के कारण छुट्टी मिल गई, तो ये एपिसोड हो गया। आज मैंने उसका समय का सदुपयोग कर लिया। तो अब शायद मेरे ख्याल से एक आध वीक तो कम से कम लग जाएगा। अभी मेरी सीज़न भी है, तो मैं थोड़ा बिजी भी रहता हूँ अपने काम में। देखता हूँ अगला वीडियो मैं कब बनाता हूँ। 10-15 दिन में बनाऊँगा, फिर से कोशिश करूँगा महीने में 3-4 वीडियो बनाने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। कहीं से कहीं को भी आवे बजान चली, पूछे बिना किसी से हम मिले। तुम हो मैं तो ये सोचता था कि आजकल ऊपर वाले को फुर्सत नहीं। रफ़ी साहब का मेरा झगड़ा हो गया था रॉयल्टी पर से। मैं उनको कह रही थी कि हर सिंगर को रॉयल्टी लेनी चाहिए, वो कह रहे थे कि ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों ज़रूरत नहीं है? तो उन्होंने कहा हमारा क्या इसमें ये है कंट्रीब्यूशन, कुछ भी नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर गाना सिखाता है, हम लोग गा के चले आते हैं, पैसे प्रोड्यूसर देता है, बात खत्म हुई। मैंने कहा जब रिकॉर्ड चलता है, आपके नाम पे चलता है, तो आपका अधिकार है ना रॉयल्टी लेने का। तो वो कहते थे नहीं, हमारा ये अधिकार नहीं। इस बात पर से थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। मैंने 3 साल उनके साथ गाना नहीं गाया। नुकसान तो हमारा हुआ। पर कुछ लोगों का फायदा भी हुआ। Hello, I'm a classical dancer, and what I saw and heard backstage recently, I can't stay silent about it. I have been into this field for 15 years now, and during my recent performances these days, some folk dancers all across from India were talking, and they said to me some things that honestly broke my heart. They said to me that Nitya, we do not even get the promised amount. They further said, उन्होंने आगे कहा, the organizations gets lakhs of money, but when the time comes to pay us, they cut our money. And उनमें से एक आर्टिस्ट ने कहा, when we asked them why did you cut our money, they said that shh, you are a performing artist, your duty is just to perform, not to worry about the money and not to be greedy about money. That is against the ethics of performing. Excuse me. And these are multiple incidents which I saw and heard myself, and the loads of DMs that have been there on my phone, and they have been asking budding artists that please talk about this, otherwise we have to leave this artist career because it's not sustainable. तो सीधी बात करते हैं. Tell me honestly, can you eat the stage? Stage को खा सकते हो? Can devotion alone pay the bills? You know what the problem is? The people think that giving these artists the medals, the mementos, the certificates, they will be happy and it's enough for an artist as a payment. But sorry, those medals are not made of gold. Literally, yes, we do respect it as an honor, but it can't pay our bills. It can't buy us costume, jewelry or makeup. Just क्षण भंगुर आर्टिस्ट को कहा जाता है. पैसों के पीछे मत भागो. डोंट रन आफ्टर द मनी, डोंट बी ग्रीडी, जस्ट लुक एट द स्टेज, जस्ट लुक एट योर आर्ट.
the devotion. Let me answer that also. कला सरस्वती देती है, गॉडेस सरस्वती. और अगर आप किसी आर्टिस्ट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मतलब आप उस कला की, आर्ट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और सीधा गॉडेस सरस्वती की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो. So see where are you standing. One of my recent performances, one organization person came to me and said that, Nitya, wow, your art was so beautiful, so mesmerizing, like its value cannot be taken in money. I started understanding their manipulation. Then they said that we want you to perform at our auspicious grand puja, at this grand event. They said your art is beyond money. I said yes it is, but I am a professional. You cannot manipulate me. This puja I do at my home every day in front of my Natraj, and I do it at Yamni Amma's home. This is a professional thing. You will not ask a teacher or a doctor to do this, because since your duty is to save life in this world, to sustain your daily life, you need money. And it's not about greed, it's about need. How many times I have to say this? Paying an artist is not charity, it's justice and what we deserve, rightfully, with respect and dignity. This is for every artist who is feeling unseen right now, unpaid or unheard. So respect the artist, not just with words, but with fair pay and dignity. Namaskaram.